2024 लोकसभा चुनाव का सियासी बिगुल जो है वो फूका जा चुका है और बिगुल को फूकने या बिगुल को बजाने का काम आज कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता के बहाल होने के बाद जश्न मनाकर कर दिया गया है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो भी कई सवालों को खड़ा करता नजर आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और लॉ एक्सपर्ट, कानून एक्सपर्ट भानु प्रताप जी मौजूद हैं। सबसे जानेंगे सर, आज का जो फैसला है और जो स्टेटमेंट है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उस जुडिशरी पे भी जिसके जरिए, सवाल उस स्थिति पे भी जिसके जरिए इस मामले में सजा हुई और सजा के होते ही फौरन आनन फानन में सारी की सारी प्रोसेस को इख्तियार किया गया। देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर अदालत भी राजनीति करने लगे या राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल हो जाए और उसके तहत फैसला देने लगे तो देश के सामने बहुत गंभीर परिस्थिति खड़ी हो जाती है। क्योंकि लोगों को अगर कहीं कोई उम्मीद एक बचती है आखिर में तो अदालत से बचती है, और अदालत में भी न्याय न मिले, वहां पर भी अन्याय हो, और अन्याय केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही नहीं, हाई कोर्ट में भी न्याय न मिले, हाई कोर्ट में भी अन्याय हो जाए, जैसा राहुल गांधी जी के मामले में हुआ निचली अदालत में, और फिर हाई कोर्ट में भी उन्हें कहीं रिलीफ नहीं मिला, जबकि वो ऐसा मसला है जिस पे कहीं दूर दूर तक मानहानि का मुकदमा बनता नहीं, जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं है। और आज तो जो आप सवाल खड़े करने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल ये भी आया कि ये जो प्रणेश मोदी है इसका सरनेम मोदी है ही नहीं, ये भी सवाल आया। तो जिस व्यक्ति का सरनेम मोदी नहीं है उसने, क्योंकि वो बीजेपी में है, बीजेपी का व्यक्ति है, और प्रधानमंत्री के कहने पर उसने ये सारा षड्यंत्र करके ये सब कुछ किया है, मैं मानता हूं कि उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ रचा। और यहां दुखद सबसे ज्यादा ये है कि अदालत को जिसे न्याय करना चाहिए वही इस षड्यंत्र का हिस्सा है। जिस तरह से हम लगातार बात करते हैं कि सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की इस पूरे जजमेंट पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि मानहानि तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सावधानी बरतनी चाहिए जब इस तरह के बयान वो दें, तो मानहानि तो वो जा रहा है। अगर मानहानि नहीं है, अच्छा, जो व्यक्ति मुकदमा कर रहा है, मानहानि किसको करनी चाहिए था, किसे मुकदमा करना चाहिए था? अगर कोई बात है, किस किस का नाम लिया? नीरव मोदी का, किसका नाम लिया? ललित मोदी का, नरेंद्र मोदी का। क्या ये तीनों के तीनों चोर नहीं हैं? अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पे मानहानि कर लो, मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या ये तीनों के तीनों चोर नहीं हैं? अगर ये कहा राहुल गांधी ने तो क्या गलत कहा? ये सारे के सारे। बात दूसरी कि सावधानी बरतनी चाहिए, मैं मानता हूं कि सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो कहा उससे जो है किसी की मानहानि हुई। नहीं, कोई मानहानि नहीं। जिनको नहीं मालूम है उन्हें कानून पढ़ना चाहिए, सेक्शन 499, सेक्शन 500 आईपीसी पढ़ना चाहिए, उसके बाद और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। अगर ये सारी चीजें हैं तो एक बात ये भी यहाँ आती है कि जिस व्यक्ति का सरनेम ही मोदी नहीं है वो कौन है? उसका तो नाम नहीं लिया, उसका तो अपमान नहीं हुआ। अगर मान एक पल को इस बात को मान लें, उसका तो अपमान नहीं हुआ, वो कौन होता मुकदमा करने वाला? पर क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है और बीजेपी के लोग ही जो 10 मुकदमे किए गए हैं, आप देखिए कि पूरे देश में उन मुकदमों को करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे वो सारे के सारे बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। ऐसा क्यों है भाई? तो ये एक षड्यंत्र के तहत। और दूसरा जो सबसे गलत बात है कि जो मुकदमे अभी चल रहे हैं, जिन मुकदमों में अभी कुछ हुआ नहीं है, कई में तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए, आप मुकदमे का फैसला देते हुए उनका रेफरेंस दे रहे हो, आप उनकी चर्चा कर रहे हो। कैसे कर लोगे भाई आप चर्चा? कानून का भाई किसी में सजा हुई क्या? किसी मुकदमे का कुछ हुआ क्या? भी निपटा, कुछ नहीं हुआ ना। तो जब कुछ हुआ ही नहीं है उन मुकदमे में, आप उनका रेफरेंस किस बात के लिए दे रहे हो? आप कह रहे हो भाई ये तो अपराधी हैं, ये तो ऐसे काम करते रहते हैं, मुकदमे करते रहते हैं। सर, जिस नेता को अपरिपक्व कहा जाता है, जिस नेता को अलग अलग नाम दिए गए, किसी ने पूरी की पूरी ब्रांडिंग लगाई गई, पूरा प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया गया, उस नेता को के सामने ही ये पूरी स्थिति खड़ी करना, क्या घबराहट आ गई है? घबराहट थोड़ी नहीं है, घबराहट बहुत ज्यादा है।
जी। और राहुल गांधी की जब पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई है और उसके बाद में जो सदस्यता उनकी छीनी गई, षड्यंत्र के तहत खत्म की गई, उसके बाद जो लोगों का सपोर्ट मिला और राहुल गांधी के ही नेतृत्व में अब जिस तरह से विपक्षी 27 दलों का गठबंधन इंडिया के नाम से तैयार हुआ है, टांगे कांप रही हैं मोदी के अंदर से, इतनी घबराहट है बीजेपी में और मोदी में, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वो व्यक्ति आप उसको जो नाम से दे दो, पर आज की तारीख में उसके नाम से मोदी की टांगे कांप रही हैं। इसीलिए आपने देखा कि उधर 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ तो उसी दिन 38 पार्टियों का गठबंधन, जिसमें बहुत सी पार्टियों का अता ही पता कुछ नहीं, मतलब जिनका आप सोचो कि उनका कोई मेंबर हो ये तो अलग बात है, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, इसको तो छोड़ ही दीजिए, उनका नाम भी ढंग से कहीं कोई किसी ने सुना। लेकिन उसी दिन आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो सत्ता है उसको राहुल गांधी से कहीं ना कहीं घबराहट है। उसी दिन जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, 26 दल जब बैठे थे तो एक बात कही गई थी कि कांग्रेस 2024 के चुनाव को नहीं, मतलब प्रधानमंत्री के रेस में कांग्रेस नहीं है। सीधा सा कहना, फिर किस बात की घबराहट है राहुल गांधी से? ये बहुत बड़ी समझदारी का परिचय कांग्रेस ने दिया। मैं कह सकता हूं कांग्रेस की सारी पार्टी इस बात के लिए बधाई की पात्र है, विशेषकर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रधानमंत्री की रेस में बात उसकी नहीं है, बात यह है एक नैतिकता होती है कि हम जो गठबंधन कर रहे हैं वो गठबंधन डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, और ये होती है बात बाद की, चुनाव के बाद की। ये चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव है, कहीं आपने देखा प्रधानमंत्री का चुनाव है? नहीं है ना। राष्ट्रपति का चुनाव तो होता, उसको तो मान लेते कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव है। ये तो सांसद जो हैं, जो संसद सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनका चुनाव है। तो पहले लोकसभा के जो सदस्य हैं वो चुनकर आए और वो चुनकर बाद में उनका लीडर कौन होगा पार्लियामेंट में, कौन उनको लीड करेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उससे तो वो तय करेंगे। ये कमजोर स्थिति नहीं दर्शाता है सर, क्योंकि 2014 और 19 का चुनाव पूरी की पूरी बीजेपी ने सिर्फ मोदी चेहरे पर लड़ा। विपक्ष कहती है कि हम चुनाव के बाद, तो ये कमजोरी की स्थिति। देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो 0 पे आ गई है, बल्कि माइनस में समझो आप। मीडिया चाहे जितने में दिखाता हूं, मैं कितने समय से कह रहा हूं, पर आप मेरी बात तब नहीं मानते, लोग नहीं मानते। लेकिन जब आरएसएस मोदी जैसे को जन्म देने वाले, मोदी को राजनीति में लाने वाले, प्रधानमंत्री बनाने वाले, अगर आरएसएस ये कह रही है कि मोदी के चेहरे से अब काम नहीं चलेगा, मोदी के चेहरे का जादू खत्म हो गया, इसके बाद और किसी परिणाम की क्या, किसी और सबूत की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है कि उसका सब हो लिया, जो भी कुछ होना था मोदी का अब हो लिया। अब तो उसका जो है बिस्तरा बांध के पब्लिक यहां से भेजेगी उसको, बस इतना ही। 24 में फुल मेजोरिटी से सरकार आ रही है, अमित शाह ने पहले बोल दिया। अमित शाह बोल दे या मोदी बोल दे, अगर ईवीएम से चुनाव होगा और प्रशासन के स्तर पर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से गुंडागर्दी बीजेपी ने कराई, तो वो जितनी सीट कह रहे हैं उतनी सीट जीत के आ जाएंगे। अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ, गुंडागर्दी नहीं हुई, प्रशासन की आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर और एसपी के माध्यम से जो गुंडागर्दी होती है, और ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, मोदी तो क्या, मोदी की औकात क्या है? मोदी जैसे कितने आ जाए, एक सीट पे 1000 मोदी और 1000 अमित शाह, एक लोकसभा सीट पे खड़े कर देना, अगर 40 पार कर जाए, इतना भी नहीं जीत सकते हैं। ये देश की जनता ने ठान लिया है, ये इनकी हालत है। सो अगर जीतेंगे केवल और केवल इलेक्शन कमीशन जो उनकी गुलामी कर रहा है और बेईमानी करता है उनके लिए, उसकी बेईमानी पर, और ईवीएम के माध्यम से, और ईडी और सीबीआई और जो फोर्सेस हैं उनका दुरुपयोग करके ही जीतेंगे, अन्यथा जीत नहीं सकते। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, खुद मोदी की जमानत जब्त होगी। मोदी इलेक्शन कमीशन और आपका ईडी सीबीआई सब आपने बता दिया, लेकिन अभी पिछले ही दिनों हमने देखा कि कैसे क्लीन स्वीप जो है वो शानदार एक जीत कर्नाटक में कांग्रेस की हुई, वहां ये लोग नहीं थे सर। नहीं थे, लेकिन अगर कर्नाटक जीत भी लेते तो क्या क्या मिल जाता, और हार गए हैं तो क्या खो गया। राज्य जो है मायने नहीं रखते हैं, केवल 2 राज्य मायने रखते हैं, एक गुजरात क्योंकि मोदी का गृह राज्य है, और एक उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और आज की तारीख में आरएसएस की प्रयोगशाला है। ये 2 राज्य उसके हाथ से नहीं निकल जाए, यहां बेईमानी होती है।
इसके अलावा किसी राज्य में उन्हें बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए जो बेईमानी की जाती है वो लोकसभा चुनाव में की जाती है, क्योंकि केंद्र उनके हाथ में रहना चाहिए, राज्यों से फर्क नहीं पड़ता। राज्य अगर उनके नहीं भी हो, सरकार नहीं भी हो, तो आपने देख लिया ना, महाराष्ट्र में सरकार बना ली, पहले कर्नाटक में सरकार बनाई, गोवा में सरकार बनाई, कहां कहां नहीं है, जहां भी चाहे वो राज्य में सरकार बना सकते हैं। क्या है, खरीद नहीं तो हैं। जब बिकाऊ विधायक बैठे हैं और पैसा देश का लूटा हुआ पैसा बीजेपी के पास है, मोदी के पास में, जितने में चाहो खरीद लो। 100 करोड़ में मिलता हो 100 करोड़ में, 150 में मिलता हो 150 में, 40 में मिलता हो 40 में, खरीद लो। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं। राहुल की सदस्यता पे वापस आते हैं सर, सदस्यता जिस तरह से गई थी क्या उसी तेजी से बहाल भी होगी? होनी चाहिए जी, होनी चाहिए जी। कि भाई जितनी जो है तेजी दिखाई थी खत्म करने में, बहाल करने में भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उतनी तेजी होगी, और जो भी होगा सदस्यता तो बहाल होगी। मकान मिलेगा सर? तो जब सदस्यता मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा। इमोशनल कार्ड भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर खेलती दिखी है। बात इमोशनल कार्ड की नहीं, जो सारी चीजें हैं सामने हैं, और जो गलत हो रहा है जी, उसमें क्या इमोशन है, वो तो सच्चाई है भाई। जी। अब सच्चाई को आप इमोशन कहो वो एक अलग बात। सच्चाई को इमोशन कहें या कुछ और, 2024 का चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक दूसरे से टकराव होते दिख रहे हैं, वो ये जरूर बताता जा रहा है कि ये चुनाव आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प हो